हेलो एवरीवन। आज हम रिस्पिरेशन पर चर्चा करेंगे। रिस्पिरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो सभी जीवों में लाइफ टाइम तक होता रहता है। इस क्रिया के दौरान एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा जो उत्पन्न होती है सभी कोशिकाओं में होती है। अब सभी कोशिकाओं में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, आइए देखते हैं। हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है और ग्लूकोज पहुंचता है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रासायनिक क्रिया होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो है श्वसन क्रिया के दौरान आती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तब ये ऑक्सीजन जो है आती है शरीर में। अब कैसे आती है और कहाँ आती है, इस क्रिया को अगर हम लोग देखते हैं, श्वसन क्रिया के कुल 4 चरण होते हैं। जो पहला चरण है वो है ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास की क्रिया। इस क्रिया में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो क्रियाएं होती हैं। इनहेलेशन मतलब होता है जब हम लोग एयर को, हवा को लंग्स के अंदर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब लंग्स से एयर बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जब लंग्स में एयर आ जाती है तो लंग्स और रुधिर, पतली पतली रुधिर नलिकाएं होती हैं, उस लंग्स और रुधिर नलिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड में जो CO2 रहती है वो लंग्स में आ जाती है। ये क्रिया गैसों का आदान प्रदान कहलाती है। फिर जब गैसें ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो वो ब्लड जो है वो यहाँ से समस्त कोशिकाओं तक जो है हार्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है और सभी कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। जब कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है तो कोशिका में पाचन के पश्चात ब्लड के द्वारा ग्लूकोज भी हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होगी, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। आइए हम लोग ब्रीदिंग को एक सामान्य प्रक्रिया से समझते हैं, एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये मान लेते हैं ये वक्षगुहा है। एक बॉटल लिया मैंने, बॉटल को यहाँ से कट कर दिया और बॉटल में जो है ढक्कन में यहाँ से छेद कर दिया और इसमें वाई आकार की ट्यूब आती है, वाई आकार की नली आती है, उसको लगा करके ऊपर से फेविकोल लगा दिया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो है, ये बॉटल जो है एज ए वक्षगुहा की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। और ये जो वाई आकार की नली है ये ऊपर की ट्रैकिया है और ये दोनों ब्रांकाई हो गई और ये दोनों लंग्स हो गए। इसमें छोटे छोटे 2 बलून लगा दिए हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सा बलून इसमें लगा देते हैं, पकड़िए इसको। ये अब ये तैयार। अब जैसे ये छोटा सा एक मॉडल है वक्षगुहा, मान लिया कि ये बॉटल है, बॉटल को मैंने कट कर दिया यहाँ से, ये वक्षगुहा की तरह बिहेव कर रही है। इसमें वाई आकार की ट्यूब इसके कैप में जो है होल करके लगा दिया। अब ये वाई आकार की जो ट्यूब है ये ऊपर हो गए ट्रैकिया और ये हो गए ब्रांकाई, ये 2 बलून छोटे छोटे लगा दिए हैं, ये हो गया लंग्स की तरह। अब ये ऊपर जो होती है वक्षगुहा होती है, नीचे उदर गुहा होती है, दोनों को जो सेपरेट करता है वो करता है डायफ्राम। तो अब यहाँ पर एक मैंने छोटा सा यहाँ बलून लगा करके इसको पूरा कवर कर दिया। अब ये सेपरेट हो गया, ये डायफ्राम हो गया और ये पूरी वक्षगुहा हो गई। अब देखिए क्या होता है इनहेलेशन की प्रक्रिया में, जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, ये देखिए डायफ्राम जब नीचे की तरफ आया तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्षगुहा का आयतन जब बढ़ जाएगा तो वायुमंडल की वायु जो है वो फेफड़े में प्रवेश कर जाती है और लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। और जब वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता, मतलब ये डायफ्राम देखिए जब ये ऊपर चला गया तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला गया और वक्षगुहा का आयतन कम हो गया और जो फेफड़े के अंदर एयर थी वो बाहर निकल गई। इस ढंग से डायफ्राम रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो रिब्स होती हैं, रिब्स भी वो बाहर की तरफ अपवर्ड हो जाती हैं, जिससे ये आयतन बढ़ने में वो भी मदद करती हैं। इस ढंग से हम लोग देखते हैं तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया में इनहेलेशन हुआ। इनहेलेशन जब वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा, जब डायफ्राम नीचे आएगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा और फेफड़े में, लंग्स में एयर आ जाएगी। और जब डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन चला जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा तो वक्षगुहा का आयतन कम हो जाएगा और फेफड़े से एयर बाहर निकल जाती है। जब एयर बाहर निकलती है तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं।